Hello guys, so now we are going to see about Delhi Sultanate. Muhammad Ghori conquest became the nucleus of a new political entity in India, the Delhi Sultanate. गोरी तो जीत चुका था काफ़ी नॉर्दर्न प्लेसेस। तो उसने क्या करा था, उसका ही मिनिस्टर था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको गद्दी पर बिठाकर खुद अपने रीजन फ्ली हो गया था जहाँ से आया, मीन्स टर्की। तो ये टर्किश स्लेव था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कुतुबुद्दीन घोरी का स्लेव था, तो इसलिए इसका नाम स्लेव डायनेस्टी, इल्बरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। और स्लेव डायनेस्टी 1206 में शुरू हुई थी। और जनरल बहुत ही इसको टाइटल एक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन को, जो गान पोलो खेलते हुए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डेड। He had built two mosques, if you can see, Quwwatul Islam at Delhi and Adai Din Ka Jhopda at Ajmer. He began the construction of Qutub Minar in the honor of Sufi saint Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Now, but Ibuk was a great patron of learning and patronize. What he wrote? He wrote a book, Hasan un Nizami, author of Tajul Masjid and Fakhruddin, author of Tariq-e-Mubarak Shahi. Okay, so they are saying he was great patron of learning, so he was surrounded by a great writers like Hasan uz Nizami was a person, and Hasan uz Nizami was the author of Taj ul Masir, and Fakhruddin had wrote a book Tariq-e-Mubarak Shahi. So there are two books that can be asked in the examination. Who wrote the book Tariq-e-Mubarak Shahi? Then it's Fakhruddin. Who wrote the book Taj ul Masir? Then it's wrote by Hasan un Nizami. Next is Shamsuddin al Tudmish. He was he occupied the throne of Delhi in 1211 after deposing Aram Baksh. So, and he is known as the real founder of Delhi Sultan. So, if the question is asking who is the founder of Delhi Sultanate, then Qutbuddin Aibak. But if they are asking real founder, then the answer shall be Iltutmish. He made Delhi the capital in place of Lahore. So, what was the capital when Aibak was on seat? Then it was Lahore. But when it came in the hand of Iltutmish, then the capital was shifted to Delhi. So इल्तुतमिश ने मंगोलियन के लीडर चंगेज खान से भी दिल्ली को बचाया था। कैसे? क्योंकि इसने ख्वारिज़म शाह को शेल्टर देने से मना कर दिया था। इसने दो तरह के कॉइन्स चलाए थे। फर्स्ट सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं टंका, और कॉपर, कॉपर को बोलते हैं जीतर। उसने इक्ता सिस्टम चलाया था। इसने इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम में क्या होता था, and introduced reforms in civil, administrative and army, which was now centrally paid and recruited. इक्ता सिस्टम में आर्मी को जो है लैंड दी जाती थी इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू। इसने 40 का ग्रुप बनाया था, जिसको हम चालगानी कहते हैं। कुतुब मीनार को भी इसने कंप्लीट करा था, और इसको पैट्रोनाइज मिनहाज उस सिराज। इसके आसपास जो मेन जो ऑथर थे, वो उसका नाम है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखी थी? तबाकती नसीब। नेक्स्ट इज रकुनुद्दीन, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर रज़िया सुल्तान आई, इकलौती ऐसी मुस्लिम शासक जिन्होंने रूल किया था। बहरम शाह फिर आए थे, इल्तुतमिश के तीसरे बेटे। इल्तुतमिश के एक तो पहली बेटी थी जो कि थी रज़िया सुल्तान, दूसरे रुकनुद्दीन एक बेटे थे, और तीसरे अभी बहरम शाह आ गए हैं। इट वॉज ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद आए थे मसूद शाह। मसूद शाह किसका क्या रिश्ता है भाई? ये रुकनुद्दीन के बेटे थे।
बट इनके बाद बलबन आ गया था एंड नसीरुद्दीन महमूद मदर मलिकाए जहां, लेकिन उन्होंने क्या करा, मलिकाए जहां ने बलबन के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा और नसीरुद्दीन महमूद को एक नया सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन भी इल्तुतमिश का बेटा था, तो आप ये कह सकते हैं कि पहला रुकनुद्दीन फर्स्ट बेटा, सेकंड लड़की रज़े सुल्तान बनी, थर्ड बैरम शाह इनका बेटा बन चुका है, गद्दी पर आ चुका है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद भी गद्दी पे आ चुके हैं, यानी कि फोर्थ इसके वारिस में से चौथा वारिस इसका नसीरुद्दीन महमूद यहाँ पे गद्दी पे आ चुका है, जिसमें कि मसूद शाह इकलौता जो है थर्ड, वो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन का मसूद शाह गद्दी पे बैठ चुका है। पहली जनरेशन का कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी जनरेशन का कहा जाए तो इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन इज मसूद शाह। नाउ नसीरुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे थे और दारवेशी किंग, बहुत ही नोबल किंग माना जाता था, बॉय से रिलीजियस थे। इफ यू वांट टू नो फर्दर देन यू कैन find a video as well on YouTube related to Sultani period. There is a availability of that as well. You can find it, you can get it as well. Next उसके बाद फिर घियासुद्दीन बलबन आ गए थे। बलबन ने थ्रोन को असेंडेड किया, लेके गए आगे, उन्होंने चालीसा को उन्होंने तोड़ दिया। बलबन, अबाउट घियासुद्दीन बलबन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल लर्न अबाउट इट टेकिंग इट इनटू डेप्थ स्टडी। सो उन्होंने चालीसे को, उन्होंने की जो पावर थी उन्होंने इसको तोड़ दिया एंड रिस्टोर्ड द प्रेस्टाइज ऑफ द क्राउन, और सारी पावर अपने पास रख ली। उसे उन्होंने सुल्तानियत का कंट्रीब्यूशन को उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, कह सकते हैं। उन्होंने अपने लिए स्पाइस रखे थे, बलबन ने अपने लिए स्पाइस रखे थे जो गुप्तचर होते हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्म करते रहे उसके मंत्रियों के बारे में या किसी के बारे में पता करने, तो उन्होंने अपने पास गुप्तचर रखे थे। किसने? बलबन ने। उसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अपने पास रखी थी, जिससे कि वो डील कर सके कोई भी अंदर या बाहर के डिस्टर्बेंसेस को डील करने के, लाइक मंगोल्स बार बार आते थे, अटैक करते थे, तो कोई भी उन्होंने डेंजर को वो टैकल करने की उनके पास स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, अब उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा गया दीवाने अर्ज। और जो पर्शियन कोर्ट मॉडल जो है बलबन कॉन्सेप्शन ऑफ किंगशिप में विश्वास रखते थे, कि रिश्तेदारी में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और इन्होंने जिले लाही शेड ऑफ गॉड का इन्होंने अब टाइटल लिया था। इन्होंने सिजदा प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्की, जो राजा होगा उसको आप झुकोगे एंड पेबोस उसके चरण को चूमोगे एज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, को सैल्यूटेशन में आप ऐसा करोगे अभिवादन। तो ये अपने आप को शेडो की गॉड की तरह इन्होंने टाइटल लिया, तो उस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, अपने इंट्रोडक्शन उन्होंने कर दिया, इंट्रोड्यूस किया सिस्टम को। उन्होंने जो मेवाती राजपूत का जो ब्रिगेडेज था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द डाउ वेयर फॉरेस्ट वर कट एंड फॉरेस्ट बिल्ड, जिसमें कि जितने भी जंगल थे उनको काट दिया गया, फोर्ट्स को बिल्ड कर दिया गया। इन लास्ट डेज ही ओवरलुक द सुल्ताने अफेयर्स ड्यू टू हिज डेथ ऑफ द एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने मोस्ट लविंग सन In the last days, he overlooked the Sultanic affairs due to the death of his eldest and most loving son, Mahmud, and rebellion by his most loved slave. अच्छा, तो देखिए, इसके बलबन के ही बहुत अपने चहीते इनका एक स्लेव था जिसका नाम था तुगरील। उसने बलबन के सबसे बड़े बेटे महमूद को मार डाला था। वो भी बहुत प्रिय थे बलबन को। तो महमूद died fighting the Mongol in 1285 while Tugril was captured and beheaded. ओके, तो मंगोल्स के खिलाफ लड़ते हुए मोहम्मद जो हैं शहीद हुए थे, और जो तुगरील को जो है कैप्चर कर लिया गया
तुगरिल वॉज कैप्चर्ड एंड beheaded। तो रिबेलियन तो उसको कहते हैं जिसने बगावत की हो। तो तुगरिल को कैप्चर कर लिया गया था। अब बलबन का ग्रैंडसन आता है कैका, फखरुद्दीन। वो बैठता है गद्दी पर। ये दिल्ली का कोतवाल होता है। उस टाइम कोतवाल के हाथ में काफ़ी पावर्स होती थी। अब बलबन के लास्ट डेज में बलबन का पोता फखरुद्दीन बैठता है गद्दी पर। लेकिन कैकाबाद जो कि खिलजी की फैमिली का होता है, उसने फखरुद्दीन को मार डाला था, जिसने कि स्लेव डायनेस्टी का अंत कर दिया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। तो ये था कुछ। इफ यू वांट देन we will take some quiz over the same dynasty, and we will see it in next video. Thank you so much.